नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं पुनः आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ आज नए चैप्टर के साथ। जैसा कि बच्चों पिछली कक्षा में हम लोगों ने अपने 11वीं के अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का प्रारंभ कर दिया है और हमने पहला अध्याय समाप्त भी किया है। तो जब हम दूसरे अध्याय की ओर जा रहे हैं तो पुराने यानी पिछले अध्याय में हमने क्या ज्ञात किया उसकी थोड़ी सी हम लोग फिर से रिव्यू देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने जाना कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है। जैसा कि आपकी पुस्तक का ही नाम है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, हम किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? सांख्यिकी की चर्चा करने जा रहे हैं। किसके आधार पर? अर्थशास्त्र के आधार पर। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि अर्थशास्त्र के हर क्षेत्र में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? सांख्यिकी की। क्यों? जैसे आर्थिक क्रिया थी उपभोग, उत्पादन, विनिमय, और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं पे सारी अर्थव्यवस्था क्या करती है? घूमती रहती है। और इसी के कारण हमें क्या क्या प्राप्त करना पड़ता है? जैसे मांग का नियम क्या है, मांग के लोच क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, बजट कैसे पास हो रहे हैं, किसी देश की जनगणना जो की जा रही है वो कैसे की जा रही है, या फिर जो राजस्व की प्राप्तियां होती हैं वो कैसे हो रही हैं, किसी देश में कितना व्यापार हो रहा है, यानी कि हम आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो इन सभी के आकलन के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? सांख्यिकी की। हम सांख्यिकी के आधार पर यानी कि आंकड़ों का संग्रह करके हम इसके निर्णय पर पहुंचते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी एक विशेष महत्व रखता है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में एक बात बताई थी कि ये जो हम सांख्यिकी की जो विषय सामग्री है, यानी हम जो सांख्यिकी का जो पूरा काम करते हैं उसमें क्या करते हैं? आंकड़ों का क्या करते हैं? पहले कलेक्शन करते हैं, उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस यानी 5 स्टेप में हम लोग इसमें जाते हैं, जिसे मैंने बताया था कोपाई। आपको याद करने का तरीका क्या है? कोपाई बहुत इजी। कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो ये तरीका है याद करने का। तो ये जो वर्ड है क्या है? कोपाई। ये जो वर्ड आए ये आपके लिए एक मंत्र के तरह प्रयोग करना है कि हम जो सांख्यिकी में काम करते हैं वहाँ काम क्या करते हैं? आंकड़ों के साथ काम करते हैं। सांख्यिकी का जो कार्य होता है आंकड़ों के साथ होता है, न्यूमेरिकल टर्म में होता है, और साथ ही साथ जब तक हम इसकी तुलना नहीं करते हैं तो ये सांख्यिकी नहीं कहलाता। आंकड़े सिर्फ आंकड़े रह जाएंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर है, आज जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वही है कि सांख्यिकी में जो कौन से मेथड या विधियों का प्रयोग करके हम सांख्यिकी के अंतिम निर्णय पे पहुंचते हैं। तो जैसा कि बच्चों मैंने बताया, हम लोग क्या करते हैं? आंकड़ों का सबसे पहले क्या करते हैं? संग्रह करते हैं, फिर उसका संगठन करते हैं, उसके बाद उसको प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद उस पर क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, और अंतिम में उसका निर्वचन करते हैं। और इस प्रकार हमारा सांख्यिकी कार्य समाप्त होता है। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है आंकड़ों का संग्रह। तो बच्चों, आज हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने चैप्टर को, आंकड़ों का संग्रह। आंकड़ों का संग्रह, हम किसका संग्रह कर रहे हैं? आंकड़ों का। जब भी किसी कार्य को हम करने जा रहे हैं, किसी विशेष निर्णय पे पहुंचने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किसी भी जगह पर जाकर उसके बारे में पता करते हैं। तो ये जो आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे आंकड़ों को संग्रह करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छुपा होता है। बिना उद्देश्य के हम आंकड़ों को क्यों संग्रहित करेंगे? अब उद्देश्य का क्या तात्पर्य है? मान लीजिए बच्चों, आप ही की कक्षा का उदाहरण हम लोग लेते हैं कि आप ही के कक्षा में ये आंकड़े हमें लाने हैं कि कितने बच्चों की हाइट ज़्यादा है और कितने बच्चों की हाइट कम है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? आंकड़ों का संग्रह करेंगे।
एक एक बच्चों के हाइट को नापेंगे, फिर उसके कैटेगरी वाइज बांटेंगे। तो ये जो हमने नापा या बच्चों से पूछा, ये क्या किया हमने? आंकड़ों का संग्रह किया। तो उद्देश्य क्या था कि कक्षा का एक इंफॉर्मेशन क्रिएट करना है कि हमें किस तरह से बच्चों की हाइट को पता करना था कि कक्षा में कैसे कैसे हाइट के बच्चे हैं। तो ये आंकड़ों का संग्रह हुआ। तो इसका प्रमुख प्रयोग कहाँ होगा? अर्थशास्त्र के हर एक क्षेत्र में। जैसे क्या होगा? किसी भी देश के हमारे देश में उत्पादन के क्षेत्र में जाएंगे, लोगों के मांग के क्षेत्र में जाएंगे, या जनगणना हो रही है, या कोई कंपनी काम कर रही है। तो इस प्रकार आंकड़ों का जो संग्रह कर रहे हैं वो एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं? एक कच्चे माल के रूप में इसका क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसी चैप्टर पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों, इस चैप्टर में जो मुख्य बिंदु हैं, जो केंद्र बिंदु हैं, वो है कि हम डेटा के स्रोत कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि डेटा का संग्रह कैसे होगा। डेटा का तात्पर्य यहाँ बच्चों आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, आंकड़े हैं। तो हम आंकड़ों को कैसे प्राप्त करेंगे, आंकड़ों का संग्रहण क्या है, आंकड़ों के स्रोत क्या हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, प्राथमिक डेटा क्या है, और प्राथमिक डेटा को एकत्र करने की यानी उसको कलेक्ट करने की कौन कौन सी विधियां हम अपनाते हैं, द्वितीयक डाटा को एकत्र करने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाएंगे, और फिर डेटा संग्रहण की विधियां क्या है, जनगणना विधि क्या है, नमूना विधि क्या है, और जनगणना और नमूनाकरण यानी सैंपलीकरण जो हम लोग कर रहे हैं, जो होता है सैंपल विधियों के बीच के हम तुलना क्यों करते हैं। और अंतिम पड़ाव होगी कि जो हमारा द्वितीयक डेटा का जो आंकड़ों का जो स्रोत है उसके अंतर्गत जनगणना और NSSO की क्या भूमिका होती है। तो ये सारे मुख्य बिंदु हैं हमारे इस चैप्टर के। तो बच्चों, मैंने अभी बताया कि डेटा का संग्रहण क्या है, आंकड़ों का संग्रहण क्या है। अब चलते हैं हम लोग कि डेटा के स्रोत क्या हैं। स्रोत का तात्पर्य आंकड़ों को हम क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो इकट्ठा हम कहाँ से कर रहे हैं? तो बच्चों, आंकड़ों को जो इकट्ठा करने का स्रोत है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक स्रोत और दूसरा होता है बाह्य स्रोत। नाम से ही ये पूरी तरह से ये अपना परिचय दे रहा है। आंतरिक स्रोत यानी इंटरनल। कैसा स्रोत है ये? इंटरनल स्रोत है। तो बच्चों, इसके डेफिनेशन में हम लोग परिभाषा में देख सकते हैं कि जब कोई आंकड़ा किसी संगठन की विभिन्न रिपोर्टों और रिकॉर्डों से प्राप्त होता है तो ये आंकड़ा कैसा है? आंतरिक आंकड़ा है। जिसका एक सिंपल सा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई बैंक है, जैसे यहाँ यूनियन बैंक की उदाहरण दी गई है। तो यूनियन बैंक के क्या कर रहे हैं? वो बैंक अपने सारे पूरे प्रतिवर्ष में होने वाली कुल जमा, लाभ या कर्मचारियों की संख्या एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है। तो वो किसके लिए तैयार कर रहा है? खुद के लिए कर रहा है। मान लीजिए कि कोई घर के लोगों के 4 लोग हैं और उनके आय का आकलन किया जा रहा है, तो वो आंतरिक आकलन किया जा रहा है। या कोई परिवहन विभाग है किसी भी राज्य का, तो वो क्या कर रहा है? अपने परिवहन विभाग पे जो जो कार्य किए जा रहे हैं, कितनी गाड़ियां बाहर जा रही हैं, कितनी गाड़ियां बाहर से आ रही हैं, तो ये सारी जानकारियां किसके द्वारा कलेक्ट की जा रही हैं? उनके स्वयं के द्वारा कलेक्ट की जा रही है। तो जो डाटा हम आंतरिक रूप से स्वयं के लिए प्राप्त कर रहे हैं, तो वो जो सोर्सेस हैं वो क्या होंगे? हमारे आंतरिक स्रोत होंगे। जैसे कि यूनियन बैंक है या कोई कंपनी है, तो कंपनी के अंदर उन्होंने स्वयं अपने लिए क्या किया है? स्रोतों को इकट्ठा किया है। और अगला जो होता है बाहरी स्रोत, जो है एक्सटर्नल सोर्स जो है, वो क्या है कि जब किसी आंकड़े को किसी दूसरे संगठन या स्रोत के माध्यम से बताया गया है। जिसका एग्जाम्पल हम लोग समझा सकते हैं। बाहरी स्रोत को कैसे समझाऊं? बच्चों, जैसे हम लोग क्या है, मान लीजिए कि बिहार का अपना परिवहन विभाग है, परिवहन निगम है। अब कोई बाहर के का टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी आते हैं और यहाँ के जो परिवहन विभाग की सारी जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये कैसी जानकारी हो जाएगी? ये कैसे सोर्सेस हो जाएंगे? ये एक्सटर्नल होंगे। क्यों होंगे एक्सटर्नल? क्योंकि अपने परिवहन विभाग ने अपनी जानकारियां स्वयं इकट्ठा कर रखी है और उस जानकारियों को दूसरे टूर एंड ट्रेवल्स वाले ले रहे हैं।
तो ऐसी जानकारियां क्या हो गई, बाहरी हो गई। तो यानी कि जो आंतरिक होती हैं, इंटरनल होती है, वो डायरेक्ट की गई है, अपने लिए की गई है, और जो एक्सटर्नल हुई वो किसके लिए हुई, बाहर के लिए। तो ये तो स्रोत की बातें हुई। तो बच्चों अब हम लोग जानते हैं कि ये जो आंकड़े हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वो मूलतः इसी के आधार पर होते हैं। जो मैंने बातें कही आंतरिक और बाह्य, ये बिल्कुल इसी से मिलते हुए हैं। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमारे जो आंकड़े हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः बच्चों आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक आंकड़ा और दूसरा होता है द्वितीयक आंकड़ा या सहायक आंकड़ा कहते हैं। अब प्राथमिक आंकड़ा क्या है? प्राथमिक आंकड़ा वह आंकड़ा है जो पहली बार व्यक्तिगत अनुभवों या साक्ष्यों के माध्यम से एकत्र किया जाता है, विशेष रूप से अनुसंधान के लिए। इसे हम लोग क्या कहेंगे, रो डाटा या कच्चा आंकड़ा या प्रत्यक्ष जानकारी। अब बच्चों इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि आंतरिक स्रोत है, यानी एक कंपनी के अंदर की जो भी कार्य हो रहे थे उसकी जो जानकारियां इकट्ठा की गई वो कंपनी को डायरेक्ट करी गई। तो यानी ये कहाँ से किया गया, उनके साथ जो कनेक्शन हुआ, मान लीजिए उनके कर्मचारियों को कितनी तरह की समस्याएं को झेलना पड़ रहा है, तो वो उसके या कर्मचारियों को कितने सैलरीज जा रहे हैं, तो इसका जो आंकड़ा उन्होंने इकट्ठा किया वो डायरेक्ट किया। तो ये प्राथमिक था। ये क्या था, प्राथमिक। इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि हमारे देश में जनगणना की जाती है। अभी आप सभी जानते हैं कि हमारे राज्यों में भी हमारे राज्य में भी जनगणना की गई। तो जनगणना करने के लिए क्या किया गया, डोर टू डोर जाया गया। तो डोर टू डोर जाना मतलब हमने जो आंकड़े संग्रह किए वो जाकर उनसे स्वयं पूछा। इसमें क्या होगी, ये जो प्राथमिक डाटा हुआ ये कलेक्शन करा हमने, कहाँ, घर घर से कलेक्ट किया। तो ये अभी हमारा कच्चा इन्फॉर्मेशन था। कैसी इन्फॉर्मेशन मिली है, वो है रॉ। उसके फिर हम लोग काम करते हैं, जो मैंने 5 स्टेप बताया आपको उस पे काम करेंगे। तो यहाँ पे जो जनगणना हुई ये कैसी हुई, प्राथमिक हुई। अब इसी जनगणना के आधार पर यदि हम दूसरे देश, कोई दूसरा देश हमारे जनगणना के रिपोर्ट को लेता है, उस पर कार्य करता है, तो वो उसके लिए कैसा डाटा हो जाएगा, सेकेंडरी यानी द्वितीयक। तो इस प्रकार प्राथमिक डाटा आप समझ चुके होंगे। तो हमारा जो द्वितीयक डाटा है उसकी परिभाषा देखते हैं। द्वितीयक आंकड़ा या डाटा जो भी कहें, दोनों सब कहें, वास्तविक उपयोगकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्र किया गया डाटा, यानी जो एक्चुअल में उस पर काम किया था उसको किसी और ने आके उस डाटा को प्रयोग किया। इसका मतलब है कि जो जानकारी पहले ही से उपलब्ध है कोई इसका विश्लेषण करता है, वो क्या होगा, द्वितीयक डाटा। जैसे उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं कि क्या है, न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ रहे हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं, पत्रिकाओं में पढ़ रहे हैं कि किसी राज्य की परिस्थिति क्या है, किसी राज्य में लोगों की जनसंख्या के बारे में सपोज जान रहे हैं, या वहाँ किसी सामान का मांग कितना है, या फिर वहाँ कभी हमारे देश में एक रिपोर्ट आई कि राष्ट्रीय आय की क्या स्थिति है। तो ये सारी चीज़ों को हम कहाँ से जान रहे हैं, ये हमारा होगा द्वितीयक आंकड़ा। तो इस प्रकार बच्चों आप समझ चुके होंगे कि जो हम लोगों ने आंतरिक स्रोत की बात की, यानी वो कौन से डाटा को बना रहा है, आंतरिक स्रोत के द्वारा हम प्राथमिक आंकड़ा का आकलन कर रहे हैं, और बाह्य स्रोत के द्वारा हम द्वितीयक आंकड़ा को क्या कर रहे हैं, संग्रहित कर रहे हैं। कलेक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक निष्कर्ष में पहुंचना है। किसी भी कार्य को करने के उद्देश्य से हमने आंकड़ों का संग्रह किया है, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और उसके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आप समझ चुके हैं कि प्राथमिक डाटा क्या है और द्वितीयक डाटा क्या है। चलिए अब हम लोग इनके अंतर को समझते हैं। तो बच्चों क्या है कि प्राथमिक डाटा और जो सहायक या द्वितीयक डाटा है उसकी परिभाषा के आधार पर यदि हम इसमें अंतर स्पष्ट करें तो प्राथमिक डाटा वह डाटा है जो पहली बार में एकत्र किया गया, जो पहला एक आदमी उसको एकत्र किया, और द्वितीयक जो उसी का प्रयोग किया। द्वितीयक डाटा का तात्पर्य यही हुआ कि जो पहले से किसी ने कर रखा था एकत्रित, उसी पे हमने एनालिसिस किया।
उसकी मौलिकता क्या है, ये मूल है। मूल कौन होगा, मतलब बेसिक कौन हुआ, फर्स्ट जो होंगे ना, तो मूल है ये कौन, प्राथमिक डाटा। और जो सेकेंडरी या सहायक जो डाटा है वो कैसे होंगे, ये मूल नहीं होंगे, क्योंकि किसी और ने अपने उद्देश्य से इसको बनाया था। अब कोई और आकर उसके ऊपर क्या कर रहा है, आकलन कर रहा है या उसको संग्रहित कर रहा है। तो यानी कि प्राथमिक जो किया गया था वो फर्स्ट वर्क था, और जो सेकेंडरी वर्क किया गया वो दूसरे उद्देश्य के लिए किया गया। अगला है, दोनों की प्रकृति क्या है। बच्चों, मैं बार बार आपको समझा रही हूँ या मैं एक शब्द का प्रयोग कर रही हूँ कि प्राथमिक जो आंकड़ा है वो एक कच्चे रूप में है, कच्चे माल के रूप में है, वो रॉ है, और उसको एक नए रूप में तैयार कौन करता है, तो वो करता है सहायक या द्वितीयक आंकड़ा। आगे जो अंतर है वो इसके विश्वसनीयता पे है। तो बच्चों, ये तो स्पष्ट है कि जो प्राथमिक आंकड़े होंगे वो अधिक विश्वसनीय होंगे, क्योंकि आपने जाकर उससे माउथ टू माउथ या डायरेक्ट उस आंकड़ों को क्या किया था, संग्रह किया था। तो ये विश्वसनीय होंगे और जांच के लिए भी उपयुक्त होंगे। और जो द्वितीयक आंकड़े होंगे वो उतने विश्वसनीय नहीं होंगे, क्योंकि आपने किसी का डाटा लिया और उसे क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया गया। यानी क्या क्या, आज के मॉडर्न भाषा में कहेंगे कट किया, कॉपी किया, कट किया और क्या किया, हमने पेस्ट कर दिया। तो ऐसा काम होता है कहाँ पे, द्वितीयक डाटा में। और जो अंतर है समय और धन, यानी किस पे कितना समय लगता है, किस पे कितना धन लगता है। तो ये तो स्वभावतः बात है कि यदि हम प्राथमिक डाटा आंकड़ों को एकत्रित कर रहे हैं, वो क्या करेंगे हम लोग, समय लगेगा या नहीं लगेगा, ये सोचने वाली बात है। तो बिल्कुल ये काफ़ी महंगा पड़ेगा, क्योंकि हम यदि जनगणना की ही बातें कर रहे हैं हम लोग, तो यानी कि किसी राज्य की जनगणना की बातें कर रहे हैं, तो उनके हर एक घरों पे जाना पड़ता है और वहाँ से उसके डाटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। या मान लो आप लोगों के मुझे आर्थिक स्थिति का पता करना है। यदि जो बच्चे ग्रामीण विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और वहाँ के बच्चों की आर्थिक स्थिति का पता लगाना है, आंकड़ों का संग्रह करना है, तो मुझे क्या करना होगा कि जितने बच्चे आते हैं उनके घरों पे मुझे डोर टू डोर जाना पड़ेगा, और इसके कारण क्या होगा, समय बहुत लगेंगे और धन का भी खर्च होगा। तो जो प्राथमिक आंकड़ा होता है वो क्या करता है, समय अधिक लगाता है और धन का भी खर्च पड़ता है। और जो द्वितीयक आंकड़ा होगा वो कम समय लेगा और कम खर्च पे होगा। अगला जो अंतर है वो है कि सावधानी और क्या है, संपादन। प्राथमिक डेटा का उपयोग जो हम लोग करते हैं वो समय किसी विशेष पर सावधानी या संपादन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है। यानी यह सावधानी के साथ, मतलब एक निश्चित उद्देश्य से किया गया है। और जो इस द्वितीयक आंकड़ा है ये सावधानी और संपादन दोनों के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि द्वितीयक आंकड़ा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया था। ये जो प्राथमिक आंकड़ा था स्वयं एक व्यक्ति ने किया, तो वो कभी गलतियों को वो लेकर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही द्वितीयक आंकड़ा आएगा वो क्या करेगा, वो थोड़ा तो जरूर सावधानी बरतेगा कि कहीं ये जो आंकड़ा मुझे मिला है वो गलत तो नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो प्राथमिक आंकड़ा है और जो द्वितीयक आंकड़ा है उन दोनों में क्या अंतर है। मुख्यतः अंतर है कि क्या है, प्राथमिक एक कच्चा माल है, कच्चे माल की तरह प्रयोग कर सकते हैं, और उसे निर्मित माल के रूप में कौन प्रयोग करेगा, द्वितीयक करेगा। समय और धन ज़्यादा कहाँ लगेंगे, प्राथमिक में लगेंगे और द्वितीयक में कम लगेंगे। और जो विश्वसनीय स्रोत होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका प्राथमिक। अब इसमें क्यों विश्वसनीय की बातें कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी, ये जो कलेक्शन हुआ था, ये कलेक्शन डायरेक्ट किया गया था, तो ये गलत होने की संभावना कम हो जाती। तो इस प्रकार ये सारे अंतर हैं प्राथमिक में और द्वितीयक में। तो बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्राथमिक डाटा, ये जो हम लोगों ने बात करी अभी कि प्राथमिक डाटा है, द्वितीयक डाटा है, तो प्राथमिक जो डाटा है, प्राथमिक जो आंकड़े हैं
उसे हम किस प्रकार कलेक्ट करते हैं, यानी उसको कलेक्ट करने की विधि होगी ना। मैं बार बार कह रही हूँ कि हम लोग डायरेक्ट जाकर बातें करते हैं, तो क्या मैं और आप किसी चीज़ के लिए डोर टू डोर जाएंगे या और भी कोई विधियाँ होंगी? तो उन्हीं विधियों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो जो पहली विधि है वो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच या अनुसंधान। जो अनुसंधान की जाएगी वो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। अगली जो विधि है वो है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, यानी यहां अनुसंधान होंगे, मौखिक होंगे, ओरल होंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। और तीसरी जो है वो है स्थानीय स्रोतों द्वारा, संवाददाताओं के द्वारा सूचना प्राप्त करना है, यानी किसी की इंफॉर्मेशन किसी और से प्राप्त हुई। और आखिरी जो है वो है प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रह करना। तो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक जो आंकड़े हैं उनको संग्रह की करने की जो विधियां थी उन्हें हम एक एक करके व्याख्या करते हैं। तो जो हमारी पहली विधि है वो विधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। ये प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि ये जो अनुसंधान की गई, ये जो आंकड़ों का संग्रह किया गया, वो डायरेक्ट पर्सनली जाकर किया गया, यानी उसके बारे में जाकर उसी से उसकी चर्चा की गई, उसी से उनकी जानकारियों को क्या किया गया, इकट्ठा किया गया। तो ये कैसे थे? ये थे आपके पर्सनली जाके मैंने बात करी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल समझाया कि मुझे आपके बच्चों के घरों के परिवेश के बारे में जानना है, तो क्या करेंगे हम लोग? डोर टू डोर जाएंगे, घरों से बातें करेंगे। तो ये कहाँ कर सकते हैं? आखिर हम इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? तो इसका प्रयोग हम लोग सीमित क्षेत्रों पे कर सकते हैं। किसी अनुसंधान को यदि किसी कार्य पे हम लगे हैं और वो क्षेत्र सीमित है, तभी हम इसकी परिकल्पना कर सकते हैं या इसकी सहायता ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसकी जो हम सहायता ले रहे हैं तो ये क्या होगी? ये मौलिकता पर निर्भर करेगी। मौलिकता यानी क्योंकि जो बातें हुई, जो कार्य हुए, वो डायरेक्ट हुए, तो वहाँ गलतियों की बातें, गलतियाँ नहीं हो सकती हैं। और दूसरी बात है, ये आखिर ये जो अनुसंधान किए जा रहे हैं या हम इस विधि का प्रयोग करें, ये वहीं पे होगा कि जिसे मान लीजिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उसे हमें क्या रखना है? गोपनीय रखना है। तो गोपनीय रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान का करते हैं। तो बच्चों, इसके गुण और दोष जरूर होते हैं, क्योंकि कोई भी जो भी बातें होती हैं, जो भी विधियां होती हैं, वो गुण और दोष के साथ आते हैं। तो इसके गुण क्या हैं? मैंने जैसे बताया कि इसकी उपयोगिता ही इसके क्या है? गुण है कि ये मौलिकता को रखता है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, और ये एक रूपता आती है। एक रूपता से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि कोई व्यक्ति जाकर डायरेक्ट उससे बात कर रहा है, उससे क्या कर रहा है, यानी कि उसने जो कलेक्शन किया था वो उसी व्यक्ति ने की है, तो वो क्या करेगा? एक रूपता लाएगा। किसी तरह की यहाँ पे बातें बिखरेगी नहीं। तो ये व्यक्तिगत बातें होती हैं। अगली जो बातें हैं वो है कि ये शुद्ध होती हैं। शुद्धता कैसे आई? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन थी वो क्या किया? मान लीजिए कि आपने क्या किया, जनगणना में ही गए हम लोग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, घर की पूरी इन्फॉर्मेशन जो ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? एक एक करके मिल रही है और माउथ टू माउथ मिल रही है। तो वहाँ गलतियाँ होने की या एक रूपता नहीं होने की प्रश्न ही नहीं आते हैं। ये बहुत अच्छे से कार्य हो सकता है। या मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, उसके अंदर का रिसर्च हो रहा है, उनकी बातों को गोपनीय रखना है, तो भी हम वहाँ कौन से अनुसंधान का प्रयोग करते हैं? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इसके दोष भी हैं। इसके दोष इस प्रकार हैं। वो क्या है कि ये बिल्कुल सीमित क्षेत्रों पर कार्य करेगा, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि कोई बड़े क्षेत्र के लिए बड़े अनुसंधान या बड़े उद्योग या बड़े इंडस्ट्री या बड़े पूरे देश के लिए मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, तो ये संभव नहीं है कि एक एक करके जाकर उसके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए। तो यानी इसका प्रयोग हम बड़े क्षेत्रों पर नहीं कर सकते हैं। दूसरे जो है, ये पक्षपात की संभावना है। अब पक्षपात क्यों होंगे? पक्षपात इसलिए होंगे कि हो सकता है कि जो व्यक्ति डाटा कलेक्ट करके लाया है उसके अंदर कोई स्वार्थ निहित होंगे, तो वो अपने अनुसार क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन को बताएगा। तो ये संभावना बन जाती है। अगला, ये भ्रमपूर्ण भी हो सकता है। अब भ्रमपूर्ण क्यों होगा?
यानी भ्रांतिजनक जानकारियां कैसी होंगी? ये इसलिए होंगी कि ये जो भी डाटा आया है उस व्यक्ति ने दिया है। क्या किया है? उस व्यक्ति ने दिया है, उस जो स्पेशल जो उसके लिए कार्य कर रहे थे उसने दिया है। तो यहाँ पे ये हो सकती हैं कमियां। हो सकता है उसे नहीं अनुसंधान करने की इच्छा हुई, वो अपने मन से कोई डाटा डाल दिया, तो ऐसी चीज़ों की संभावना बनती है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि हमारी दूसरी विधि क्या है। दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। ये मौखिक अनुसंधान है। मौखिक का इंग्लिश में से ओरल कहते हैं, बातें करना। हमने कैसे अनुसंधान यानी उसके कलेक्शन कैसे किया? बातों से। अब जनगणना में ही मैं बताती हूँ। तो बच्चों क्या हुआ कि जब मान लीजिए कि आपके घर के अंदर जनगणना के लिए कलेक्शन के लिए आए और उस जगह मान लीजिए वो घर बंद था, तो दूसरे लोगों ने उसके लिए इंफॉर्मेशन दे दी। तो यहाँ इंफॉर्मेशन जो मिली मौखिक रूप से मिली, प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिली। उस घर की जो जानकारियां थी वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आई, वो कहाँ से आई? अप्रत्यक्ष रूप से। तो यानी ये जो अनुसंधान होते हैं ये प्राथमिक है, परंतु क्या है? अप्रत्यक्ष मौखिक। तो ये बड़े क्षेत्रों में हम लोग कह सकते हैं कि इसका प्रयोग हो सकता है, क्योंकि घर घर जाकर ये संभव नहीं है। चलिए बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान है, तो कोई भी अनुसंधान या कोई भी कार्य हो रहे हैं तो वो उसके दो पक्ष आते हैं, गुण भी आते हैं और अवगुण भी आते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो बच्चों, हम लोग इसके गुणों की चर्चा करते हैं। तो इसके गुण क्या है? ये व्यापक क्षेत्र पे कवरेज, यानी जो कार्य हमारा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान नहीं कर सकता उसे कौन करेगा? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को हमने दूसरों से ओरली मौखिक रूप से जो प्राप्त किया, तो ये करना क्या होगा? आसान पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत आसानी से दूसरों से अपने डाटा को क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर ले रहे हैं। तो यानी ये कैसे क्षेत्रों को कवर कर रहा है? व्यापक क्षेत्रों को। अगला जो इसका गुण है ये पक्षपात से मुक्त है, क्योंकि ये जो पूछने वाला है, ये जो जानकारी को इकट्ठा करने वाला है, वो किसी से अपना व्यक्तिगत संबंध नहीं रख रहा है। आपने अपना इंफॉर्मेशन बता दिया, इसने क्या किया? इसे इकट्ठा कर लिया। तो यानी पक्षपात की संभावना क्या होती है? कम हो जाती है। अगला जो गुण है वो है बहुत ही ये किफ़ायती होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि डोर टू डोर नहीं जाना पड़ रहा है, व्यक्ति से डायरेक्ट बातें नहीं करनी पड़ रही है, तो इससे समय और धन दोनों की बचत होती है। और इसके जो अगले गुण है, ये इसमें विशेषज्ञों की राय ली जाती है। यानी जो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान किया जाता है उसमें विशेषज्ञों से राय लेकर ही उस जानकारी को प्राप्त किया जाता है। अब है इसके अवगुण। अवगुण की चर्चा में हम जानते हैं कि ये अप्रत्यक्ष जानकारी है। व्यापक क्षेत्रों पे तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी होगी वो क्या होगी? अप्रत्यक्ष होगी। यानी हमें ये पता ही नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं हमें कि वो सही भी है या गलत है। यानी मान लीजिए मेरे बारे में मेरे अंदर क्या, या मेरे घर की परिस्थिति क्या है, या मेरा क्वालिफिकेशन सपोज क्या है, या मेरा जो डाटा है ये मुझे पता है, और मेरे बारे में यदि कोई और पूछ रहे हैं तो ये संभव है कि वो सही ही होंगे। हो सकता है उन्हें कोई मेरे से प्रॉब्लम हो तो वो मेरे सही इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो इसलिए ये इसका एक अवगुण होता है कि जो जानकारियाँ मिल रही हैं वो मुझे अप्रत्यक्ष रूप से मिल रही हैं। अगले जो इसको अवगुण है, ये क्या कर रहा है? गवाहों का पक्षपात कर रहा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो मुझे बोला गया, जो मुझे बताया गया, जो मुझे बताया या समझाया जा रहा है, मैं उसके बारे में वही डाटा लेके आ रही हूँ। मान लीजिए कि कुछ इन्फॉर्मेशन स्कूल या किसी कंपनी के बारे में दी गई है और वो एक गलत डाटा को क्या कर दिया गया है? डाला गया है। अब उसी के आधार पे हम आगे कोई अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया? क्योंकि हमने डायरेक्ट उस कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन नहीं इकट्ठा किए, उसके लिए कोई डायरेक्ट जाके कार्य नहीं किया, इसलिए क्या होगा? हमें अप्रत्यक्ष रूप से कमियों का सामना करना पड़ेगा। अगला जो अवगुण है वो एकरूपता का क्या होगा? अभाव होगा। अभाव कैसे होगा? क्यों? क्योंकि इसको करने वाले जो हैं,
इसको जो कर रहे हैं वो एक रूप नहीं है, अलग अलग लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो आंकड़ों का जो हम संग्रह कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, मौखिक रूप से, ये क्या हो जाएंगे, एक रूपता की कमी आएगी। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने अपनी कक्षा में क्या देखा? आज हमने अपनी कक्षा में देखा कि आंकड़े क्या है, इसका संग्रह कैसे करते हैं, और जो संग्रह करने की विधियां हैं उनमें से 2 विधियों की चर्चा आज हम लोगों ने की है। तो बच्चों, हम लोगों ने इस कक्षा में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। हम लोग पुनः मिलेंगे अपनी नई कक्षा में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।